हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा से मैं राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट 11th कॉमर्स, अभी आप लोगों ने 11th में एक नया स्ट्रीम चुना होगा, एक नया रास्ता चुना होगा कॉमर्स का। बच्चों, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में काम में आता है और इसमें तीन मुख्य सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक। बच्चों, इन तीनों सब्जेक्ट के आसपास पूरा अर्थ घूमता है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है इसमें वो 11th और 12th, इसमें जो आर्ट वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट और कॉमर्स का जो अर्थशास्त्र है वो एक जैसा है, लेकिन बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी ये कॉमर्स के मुख्य सब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। हम बिजनेस को जो समझेंगे वही अकाउंटेंसी में हम अकाउंट करने वाले हैं। तो बच्चों, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने हमारे आसपास बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि बिजनेस क्या होता है। तो किसी व्यक्ति से जैसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या करते हो, तो बोलता है कि मैं बिजनेस करता हूँ। लेकिन बिजनेस क्या होता है? तो बिजनेस मतलब वो कोई दुकान चला रहा है, कोई सा बिजनेस कर रहा है, ये हमने सुना है। लेकिन जब हम 11th में बिजनेस स्टडी करेंगे, बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारी जो बातें हैं कि बिजनेस कितने प्रकार का होता है और उसमें उसके हम अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 11th में हम बिजनेस को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो 11th में बिजनेस स्टडी की जो पहली यूनिट है, व्यवसाय की प्रकृति और महत्व या प्रकृति और उद्देश्य, मतलब बिजनेस का जो नेचर है और इम्पोर्टेंसी जो है वो क्या है, उसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। बच्चों, इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा दो प्रकार की क्रियाएं होती है। जैसे हम शुरू से देखें तो जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, उसके द्वारा कुछ न कुछ काम किया जाता है। अब वो काम क्यों करता है? एक तो अपना पेट भरने के लिए काम करता है, या फिर अपने परिवार के साथ बैठता है, रिश्तेदारों के साथ बैठता है, समाज के साथ बैठता है। तो वो अपनी आवश्यकताओं के लिए जो काम करता है, जैसे रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, यदि कुछ काम करेगा तो उससे पैसा कमाएगा और समाज के साथ बैठेगा, रिश्तेदारों से मिलेगा, परिवार के साथ बात करेगा, तो वो उसमें उसको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इस आधार पर जो इंसान के द्वारा, मानव के द्वारा जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आर्थिक क्रिया और एक दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। अब यहाँ पर मानव के द्वारा जो क्रियाएं होती, मानवीय क्रिया जिसको हम बोलते हैं, वो दो प्रकार की हुई, एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। आर्थिक क्रिया मतलब कि उसे जब इंसान या मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए जब कोई कार्य करता है तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब धन अर्जित करने के उद्देश्य से या पैसा कमाने के उद्देश्य से वो जो भी क्रियाएं करता है वो सारी क्रियाएं किस में आ जाती है? आर्थिक क्रिया में आती है। लेकिन कल को चोर भी बोल देगा कि मैं धन अर्जित करने के लिए, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने ये चोरी करी, तो हम उसकी क्रिया को आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वैधानिक नहीं है। तो कानून की नजर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि कोई धन अर्जित करने के लिए कोई क्रिया करता है तो वो क्रियाएं किस में आती है? वो आर्थिक क्रिया में आती है। इसी प्रकार से दूसरी क्रिया कौन सी करता है? गैर आर्थिक, मतलब कि ऐसी क्रियाएं जिनसे उसको पैसा नहीं मिलता है लेकिन आत्मसंतुष्टि मिलती है, अपनी भावनाओं का पोषण होता है। और ये सब काम कहाँ होता है? समाज में रह करके करता है। ठीक है। तो मनुष्य के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की हो गई, एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। आर्थिक मतलब कि अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए वो जो भी काम करता है वो सारी क्रियाएं किस में आती है? आर्थिक क्रिया में आती है। इसी आधार पर हम यदि उसके कुछ दो क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है पहली यूनिट का कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। परीक्षाओं में आता है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए धन कमाना और उसका उपभोग करना है तथा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आर्थिक क्रिया की कौन सी है कि आपने
पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कुछ क्रियाएं करी और उससे आपको जो पैसा मिला मतलब कि कोई भी पूछेगा आपने कितने रुपए का काम किया, तो आप बता सकते हो कि मैंने 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का काम किया, मतलब उसको आप माप सकते हो। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हम करते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं, साथ में उसमें क्या विशेषता है कि उसको आप मुद्रा में माप सकते हैं। और भी क्या है कि जैसे किसान का खेती करना, इसी प्रकार से कुम्हार का बर्तन बनाना, अध्यापक का पढ़ाना, ये सभी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इन क्रियाओं को करने के बाद इन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। एक और दूसरा आता है कि इसी में भाई आर्थिक क्रिया में कौन कौन सी बात आती है, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछे कि भाई इस व्यक्ति में क्या विशेषताएं हैं, तो आप उसकी जो कुछ क्वालिटी है वो बताओगे। इसी प्रकार से आर्थिक क्रिया में क्या क्या बातें आती है, तो सबसे पहला कि आर्थिक क्रिया किस लिए होती है, धन कमाने के लिए होती है। दूसरा, आर्थिक क्रिया को आप माप सकते हो, मुद्रा में माप सकते हो कितने रुपए का काम किया। तीसरा, ये जितनी भी क्रियाएं होती है वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक मतलब कानून की नजरों में वैध होना चाहिए। मैंने तो चोरी, डकैती, लूटमारी, इसको हम आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे। और चौथा कि ये क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं मतलब समाज में रह करके की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। फिर इसी प्रकार से कि गैर आर्थिक क्रियाएं क्यों कौन सी होती है, तो आर्थिक क्रियाओं के अतिरिक्त मनुष्य कुछ ऐसी क्रियाएं भी करता है जो आय का उपार्जन नहीं करती, मतलब उससे पैसा नहीं मिलता उसको, लेकिन उसकी भावनाओं की पुष्टि होती है, उसको आत्म की संतुष्टि होती है। इन्हें हम मुद्रा में भी नहीं माप सकते। जैसे आप आपके लड़के के ऊपर, आपके भाई के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर कितना प्यार करते हो, तो उस प्यार को हम माप नहीं सकते हैं, तो इनका मूल्यांकन नहीं होता, मतलब इनका हम मुद्रा में माप नहीं सकते। जैसे प्रेम है, स्नेह है, मित्रता है, मनोरंजन है। तो मनुष्य की इन क्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रिया बोलते हैं या अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे माता द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना, डॉक्टर के द्वारा अपने परिवार का इलाज करना, शिक्षक के द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, तो इनके द्वारा ये जो क्रियाएं होगी इससे इनको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इनको एक आत्मसंतुष्टि, अपनी भावनाओं, इमोशंस की पुष्टि मिलती है। तो ये गैर आर्थिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ये देखा कि मानव के द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएं हो दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरी कौन सी होती है, गैर आर्थिक क्रिया होती है। बच्चों, इसी आधार पर यदि आप इन दोनों में अंतर देखना चाहोगे तो भाई आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है, धन कमाना। गैर आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है, सेवा, प्रेम, स्नेह, मित्रता, दया, देश प्रेम, ये उसका उद्देश्य है। प्रेरणा, ये क्रियाओं को करने की जो प्रेरणा है वो क्या है, धन कमाना, पैसा मिलना, आवश्यकताओं की पूर्ति होना। भाई इन क्रियाओं को करने के बाद पैसा मिलेगा, पैसा मिलने से क्या होगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मतलब प्रेरणा क्या होगी, अपनी आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। और अनार्थिक क्रियाएं आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, मतलब आपके इमोशंस, भावनाओं की संतुष्टि करता है। मापन, आर्थिक क्रियाओं को हम माप सकते हैं, गैर आर्थिक क्रियाओं को हम मुद्रा में माप नहीं सकते। वैधानिकता, कि आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती है और गैर आर्थिक क्रियाओं को वैधानिकता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम, स्नेह, त्याग, मित्रता, इसके लिए आपको वैधानिकता की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमने अंतर देखा। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो है कि भाई अभी हमने देखा कि मनुष्य के द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। आर्थिक मतलब धन कमाने के लिए। तो बच्चों, आप आपके चारों तरफ यदि देखोगे कि हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, कुछ न कुछ कार्य करता रहता है, तो उसके द्वारा जो पैसा कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए जो क्रियाएं होती है वो सब आर्थिक हुई। तो इन क्रियाओं को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है कि वह पैसा कमाने के लिए हर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उस पैसा कमाने के लिए जो काम करता है उस क्रियाओं को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक हो गया व्यवसाय, दूसरा हो गया पेशा और तीसरा हो गया रोजगार। व्यवसाय मतलब बिजनेस, पैसा मतलब प्रोफेशन और रोजगार मतलब कि कहीं पर नौकरी करना। तीनों व्यक्ति जो है वो पैसा कमा रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, और ये आर्थिक क्रिया है, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली है, लेकिन उसको काम के आधार पर हमने तीन भाग में बांट दिया कि कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब वस्तु खरीद रहा है, बेच रहा है, वो बिजनेस हो गया। पैसा मतलब कोई डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर, सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। और रोजगार मतलब यहाँ पर कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं पर नौकरी कर रहा है। तो इस आधार पर हमने जो पैसा कमाने के लिए, अर्थ कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए जो की जाने वाली क्रिया है उसको कार्य के आधार पर हमने तीन भाग में बांट दिया कि जो मानवीय आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा जाता है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार।
अब यदि हम व्यवसाय को समझेंगे कि भाई व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या होता है, तो भाई हम तो कई बार सुनते हैं कि भाई ये बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, आज इतना बिजनेस बढ़ रहा है, तो आखिर ये बिजनेस क्या चीज होती है। तो व्यवसाय को यदि आप समझेंगे, व्यवसाय को यदि हम परिभाषित करने के लिए जाएंगे तो मनुष्य की वे सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय में सम्मिलित होती है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण के माध्यम से धन कमाने के लिए नियमित रूप से की जाती है। अब यहाँ पर व्यवसाय में बहुत सारी चीजें आ गई। कौन कौन सी चीजें आ गई? तो व्यवसाय में कौन कौन सी चीजें आ गई? वस्तु और सेवा दो, मतलब एक तो वस्तु का उत्पादन होता है, उसका उपभोग भी होता है। इसी प्रकार से सेवा का भी उत्पादन होता है और उसका उपभोग भी होता है। भाई जैसे वस्तु है, कुछ भी वस्तु, जैसे मैगी हम लेंगे तो मैगी का उत्पादन हुआ, उसका वितरण हुआ और उसका उपभोग हो गया, उपभोक्ता के द्वारा उसको खा लिया गया। इसी प्रकार से सेवा, सर्विस, जैसे हम हमारे मोबाइल के अंदर नेट डलवाते हैं तो ये एक सर्विस हो गई, सर्विस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, जो भी कंपनी होगी, BSNL हो गया, तो इनके द्वारा आपको सर्विस दी जाती है, सेवा दी जा रही है। तो ये भी प्रोडक्शन होता है इनका और ये सर्विस का चार्ज आप दिया जाता है और आप इसका उपभोग करते हो। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन, फिर उसका विनिमय मीन्स एक्सचेंज, मतलब वो प्रोड्यूसर के द्वारा, जो उत्पादक के द्वारा वो वस्तु और सेवा विनिमय की जाती है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में। उत्पादक थोक विक्रेता को देता है, थोक विक्रेता मतलब होलसेलर फुटकर विक्रेता को देता है, रिटेलर को देता है, और फुटकर विक्रेता उपभोक्ता को बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है। तो इस प्रकार से विनिमय होता है, उत्पादन के बाद वस्तु और सेवा का विनिमय, उसके बाद वितरण अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। और इन सभी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, धन कमाना। और ये क्रियाएं कैसी होना चाहिए? रेगुलर, नियमित रूप से होना चाहिए। यदि नियमित रूप से होगी तो हम इन सारी क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? व्यवसाय, कि ये क्या है? व्यवसाय है। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, उसका विनिमय, वितरण, और ये सभी धन कमाने के उद्देश्य से और नियमित रूप से की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यवसाय बोलेंगे। तो अब यदि हम इसको और आगे यदि परिभाषित करेंगे, परिभाषा तो जो LH हेने हैं उन्होंने परिभाषित किया है इसको कि व्यवसाय से आशय उन सभी मानवीय क्रियाओं से है, वे मनुष्य के द्वारा की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो वस्तु के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने या धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय से धन प्राप्त करने के लिए की जाती है, वो सब क्या होती है? व्यवसाय होती है। अब व्यवसाय की जो अभी हमने अर्थ देखा, उस आधार पर यदि हम उसकी विशेषताओं को देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले विशेषता क्या होगी कि जो व्यवसाय है वो कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है, आप उसको परिभाषित कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, साहस का तत्व। भी बिजनेस कौन व्यक्ति कर सकता है? हर कोई एरा गेरा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। भी बिजनेस में, व्यवसाय में सबसे पहले आपको पूंजी लगाना पड़ती, पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। किसी अन्य काम में जैसे नौकरी करना है तो नौकरी के लिए आपको पूंजी की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवसाय में आपको पहले 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और उसके बाद प्रॉफिट होगा या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो साहसी व्यक्ति ही व्यवसाय कर सकता है, उसके अंदर साहस होना, मतलब एक उसकी जो विल पावर है वो मजबूत होना जरूरी है। तीसरा, उपयोगिता का सर्जन। जो व्यवसाय होता है वो वस्तु में एक उपयोगिता लाता है, सेवाओं में एक उपयोगिता लाता है, मतलब उसका रूप परिवर्तन कर देगा, स्थान बदल देगा, उसका समय बदल देगा, और इस प्रकार से उसको और अधिक उपयोगी बना देता है। तो व्यवसाय क्या करता है? उपयोगिता को सृजित करता है, मतलब उस वस्तु का महत्व बढ़ा देता है उपभोक्ता के लिए। अब वो उपभोक्ता के लिए उस वस्तु का महत्व कैसे बढ़ेगा? एक तो जहां पर वो वस्तु नहीं मिलती वहां पर यदि उसको उपलब्ध कराया जाए, ठीक है, बेमौसम यदि हमें मिल जाती है तो और ज्यादा अच्छी लगती है, तो इस प्रकार से, या फिर उसका आकार बदल दिया जाए, स्वाद, मतलब अलग अलग प्रकार से वो क्या करता है? वस्तु और सेवा को उपयोगी बनाता है और वस्तु और सेवाओं का विक्रय करता है। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती है? व्यवसाय में आ जाती है। अब हम इसका महत्व देखेंगे तो भाई व्यवसाय का आज के समय में क्या महत्व है।
तो हम यदि देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो सब बिजनेस के कारण ही है। यदि व्यवसाय नहीं हो तो हमारा जो जीवन स्तर है वो जमीन पर आ जाएगा, हम आदि मानव जैसे जीवन जीने लग जाएंगे। क्योंकि आज आप देखो, आपके पास जो भी वस्तु है वो सब बिजनेस की देन है, व्यवसाय के कारण ही वो उत्पादित हुई और हमारे तक पहुंची है, और आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। यदि ये व्यवसाय नहीं हो तो जो हमें लेटेस्ट जो वस्तुएं, जो नवीन फैशन जो आती है, वो वस्तुएं हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो भाई बिजनेस का तो आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो सबसे पहला इसका महत्व क्या है कि राजस्व की प्राप्ति। भाई जितना ज़्यादा व्यवसाय होता है उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और गवर्नमेंट की आय बढ़ती है उससे। दूसरा इसका महत्व है रोजगार में वृद्धि। भाई आज देखो, भाई नौकरी तो मुट्ठी भर लोग करते हैं, लेकिन बिजनेस पूरी दुनिया कर रही है। आज 140 करोड़ जो जनसंख्या और भी ज़्यादा है, उसमें से केवल बहुत कम लोग हैं जो कि नौकरी करते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं, व्यवसाय ही करते हैं। तो रोजगार में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में वृद्धि। भाई जो नवीन नई नई जो वस्तुएं बनती है वो सभी हमें व्यवसाय के माध्यम से हमारे तक पहुंच पाती है, तो हमारा जीवन स्तर और अच्छा उन्नत बन जाता है। और शिक्षा के स्तर में वृद्धि, भाई व्यवसाय से ही शिक्षा, नवीन तकनीकों का विकास हुआ है और जिससे शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई। आज जो हम मिल रहे हैं, किस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के कारण हम पढ़ पा रहे हैं। तो ये सभी शिक्षा के स्तर में भी उसके कारण वृद्धि होती है। तो ये उसका क्या हो गया, व्यवसाय की इंपॉर्टेंस ही हो गई। तो जो हमने क्या देखा कि मानवीय क्रिया को दो भागों में बांटा, आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक। आर्थिक मतलब पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए जो क्रियाएं होती है उसको फिर 3 भाग में बांट दिया, एक बिजनेस, फिर दूसरा पेशा और तीसरा रोजगार। तो अभी हमने किसको देखा, व्यवसाय को देखा कि व्यवसाय मतलब क्या। तो व्यवसाय मतलब वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, विनिमय करना, वितरण करना, और किस लिए, धन कमाने के लिए। और कैसा करना, नियमित रूप से करना। ठीक है। अब हम दूसरा जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, कौन सा, पेशा, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब आपको मैं सीधा बोल देता हूँ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, भाई जिनके पास एक कुछ स्पेशल ज्ञान है, कुछ ट्रेनिंग लेकर के आए हैं और वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा के बदले उनको बहुत बड़ा मेवा मिल रहा है, मतलब बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। तो ये प्रोफेशन है। ये आज के समय में आप डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जो फिर हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब प्रोफेशनल पर्सन है। और प्रोफेशनल पर्सन के पास में एक विशिष्ट ज्ञान है जो हर कोई व्यक्ति के पास नहीं होता है, ट्रेनिंग लेकर के आए हुए रहते हैं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं ये। तो प्रोफेशन मतलब पैसा, मतलब पैसे से आशय उस धंधे से है जिसमें विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 2 स्पेशल चीजें होती है, एक तो स्पेशल ज्ञान होना जो किसी के पास नहीं है वो उनके पास है, दूसरा ट्रेनिंग के बिना वो ज्ञान अधूरा है, मतलब वो खुद उन्होंने उसकी फील्ड में ट्रेनिंग की हुई रहती है। तो पैसे से आशय उस धंधे से है जिसमें एक विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। पैसे, भाई उसने इतना मेहनत क्यों करी है, तो धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, जिसका उद्देश्य एकमात्र लाभ कमाना या लाभ प्राप्त करना होता है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब पेशेवर व्यक्ति होते हैं। अब इसी आधार पर हम यदि इसकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले पैसे में क्या बात होना चाहिए, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, दूसरी बात प्रशिक्षण होना चाहिए, तीसरी बात आचार संहिता। आप देखो, डॉक्टरों की एक काउंसिल होती है, उन नियमों का पालन करते हैं, वकीलों की एक काउंसिल होती है, वो भी उन नियमों का पालन करते हैं। मतलब हर एक जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनकी एक काउंसिल होती है, मतलब एक समिति होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं और उन नियमों का उनके द्वारा पालन किया जाता है, तो वो आचार संहिता होती है। फिर नैतिकता, भाई नैतिकता तो इनके अंदर होना ही जरूरी है, ये मस्ट गुण है इनका, मतलब क्वालिटी है। यदि नैतिकता नहीं होगी तो ये जो इनका प्रोफेशन है वो नहीं चलेगा। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के ऊपर हमें विश्वास है कि भाई ये जो गोली लिखेगा उससे हमारा इलाज होगा ही, हम सही हो जाएंगे ही। इसी प्रकार से वकील को हम आंख बंद करके फीस दे देते हैं, हमारा सारा मन के राज उसके सामने हम खोल देते हैं, तो हमें विश्वास है कि हमारी बात किसी और को नहीं बताएगा। तो डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, हम हमारे पूरी जीवन भर की पूंजी उसके हाथों में सौंप देते हैं कि भाई हमें ऐसा मकान बनाना है, वो नक्शा बना के देता है और वैसा हमारा मकान बन के खड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर मतलब नैतिकता तो सबसे बड़ी बात हो गई कि प्रोफेशन में नैतिकता जरूरी होता है। भाई प्रोफेसर या टीचर कोई पढ़ा रहा है तो अच्छा ही पढ़ाएगा, कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, तो ये नैतिकता इसके अंदर होना जरूरी होता है। अब फिर अगला पॉइंट आ रहा है हमारा, कौन सा, रोजगार। रोजगार मतलब नौकरी मतलब आप किसी न किसी नियोक्ता, नौकरी देने वाले के यहाँ काम करोगे
उसके बदले आपको पैसा देगा, मतलब कुछ मान दे देगा, वेतन, पारिश्रमिक ये देगा, और आप क्या करोगे, आपकी योग्यता का उपयोग करोगे। तो रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, ये भी कौन सी क्रिया हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई, जिसमें निर्धारित सेवा नियम और पारिश्रमिक के आधार पर अनुबंध किया जाता है। मतलब इसमें नियोक्ता और कर्मचारी इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, शर्तें तय होती है कि भैया मैं 10 से 5 काम करूंगा, एक शर्त। दूसरी वो बोलता है कि इतने समय के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। तो उन दोनों के बीच, नियोक्ता मतलब नौकरी देने वाला और कर्मचारी मतलब नौकरी लेने वाला, दोनों के बीच में जो शर्तें तय होती है, तो इसमें क्या होना जरूरी है, सबसे पहला तो एक अनुबंध होना जरूरी है, दूसरा पारिश्रमिक होना जरूरी है, और ये दोनों चीजें होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे। तो रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें निर्धारित सेवा नियमों और पारिश्रमिक के आधार पर अनुबंध किया जाता है, और उस अनुबंध के आधार पर या अंतर्गत दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए पारिश्रमिक पर काम किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नौकरी या सेवा। अब कौन कौन सी बात आ जाती है, तो नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध, एक नियोक्ता होना चाहिए नौकरी देने वाला, दूसरा कर्मचारी होना चाहिए, दोनों का संबंध। दूसरी बात, अनुबंध होना जरूरी है, इन दोनों के बीच में कोई अनुबंध हो। तीसरी बात, वेतन या मजदूरी मिलना जरूरी है, वेतन या मजदूरी नहीं देता होगा तो उसको आप रोजगार नहीं बोलोगे। और जोखिम, इसमें जोखिम नहीं होता क्योंकि आपको पूंजी लगाने की जरूरत नहीं होती, आपके पास जो योग्यता होती उसी योग्यता का आप उपयोग करते हो। तो आज की जो अभी हमने जो देखा रोजगार, ठीक है, तो भाई जो 3 बातें हैं अभी हमने देखा कि मानवीय क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, आर्थिक और दूसरी गैर आर्थिक। आर्थिक में फिर आर्थिक क्रियाओं को 3 भाग में बांट दिया, व्यवसाय, पैसा और रोजगार। तो हमने व्यवसाय को भी समझ लिया, पैसे को भी समझ लिया और रोजगार को भी समझ लिया। अब इसके आगे इन तीनों में अंतर दिया गया है जो कि आप आसानी से समझ सकते हो। फिर आगे जो पॉइंट दिए गए उन पॉइंटों को हम अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।